देखिए, कहावत है इंग्लिश में, इफ यू वांट टू किल ए डॉग स्टार्ट कॉलिंग हिम मैड। तो ऐसे ही मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए क्या करते हैं, उनको पहले एक्यूज बनाते हैं, उनको टेररिस्ट बताया जाता है और उनको टारगेट किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया ट्रायल नहीं है, ये एक सिस्टम बन चुका है। और ये मैं अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम शुरू हुआ है 2019 से शुरू हुआ है और ये अब 2020 तक दिल्ली तक पहुंच चुका है। अब पुलिस को कुछ नहीं मिला है। आज अगर आप देखेंगे अगर ताहिर हुसैन कितने दिनों से जेल पुलिस कस्टडी में है, अगर उसने स्टेटमेंट देनी होती थी तो इसने पहले दिन ही दे देता था, दूसरे दिन दे देता था, तीसरे दिन दे देता था। उसने 6 महीने बाद पुलिस क्यों आ रही है स्टेटमेंट लेके सामने? सिर्फ ये इसलिए आ रही है कि पुलिस के पास इतने दिन तक ना ही पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत मिला है और जो स्टूडेंट और लीडर्स हैं उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। तो पुलिस इसको अब ताहिर हुसैन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है और उसकी स्टेटमेंट जो कि उसकी कस्टडी में है और पुलिस को मान लीजिए कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, तब भी पुलिस जानबूझ के एक मीडिया ट्रायल की तरह मीडिया में उसको कर रही है। और मीडिया जो बेवकूफ मीडिया है, एक गोदी मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया है, जिसको हिंदुस्तान के किसी भी असल इशू से कोई उसका सरोकार नहीं है, वो जानबूझ के स्टेटमेंट को चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी। दिल्ली दंगे को लेकर के तमाम तस्वीरें सामने आने लगी हैं, पर ताहिर हुसैन के ऊपर आकर के ध्यान केंद्रित हो गया है। ताहिर हुसैन को लेकर के एडवोकेट ताहिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर साहब, जो खबरें आ रही हैं कि ताहिर हुसैन ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? जब ताहिर हुसैन ने अपना जो जुल्म कबूल किया है, पुलिस कस्टडी में किया है और पुलिस कस्टडी में जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड, चाहे वो एक्यूज की हो चाहे वो विटनेस की हो, वो पुलिस की स्क्रिप्ट होती है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं रहती है। जी, क्योंकि सर जो दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया में बार-बार जो फोकस है वो पीएफआई को लेकर के ज्यादा दिख रहा है, उमर खालिद को लेकर के ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में जो बातें पुलिस कह रही थी वही बातें अब ताहिर हुसैन कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, शाहीन बाग ऑफिस में जाकर के उमर खालिद से उनकी मीटिंग होती है दिल्ली दंगे को लेकर के। जो दावा किया जा रहा है, उन दावों की क्या सच्चाई है असल में? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दी जाती है उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, पुलिस वालों को भी अच्छे ढंग से मालूम है। और पीएफआई का नाम बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि पूरे अगर हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों के लिए खास तौर पे कोई जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के सामने खड़कर काम करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई। तो पीएफआई का खास निशाना है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज, और इन्होंने बहुत कोशिश की है, चाहे वो केरला से लेके दिल्ली तक, पीएफआई को अलग अलग केसेस में इन्वॉल्व करने की, और अब तक कभी भी इनको कामयाबी नहीं मिली और हमेशा इन्होंने मुंह की खाई है। आपको भी जैसे मालूम होगा कि इसने दिल्ली दंगों में से एक टाइम में जो एक केस हुआ था जिसमें पीएफआई कुछ मेंबर्स को अरेस्ट किया था, तो उस एफआईआर में जो नाम था उमर खालिद का और एक दानिश का नाम था उसमें। आपको शायद मालूम है या नहीं मालूम है, आज तक पुलिस ने अब रिसेंटली 2-4 दिन पहले उमर खालिद से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। उससे पहले पुलिस ने जिनका नाम एफआईआर में था, उमर खालिद का रहने दो चाहे दानिश आदमी का नाम रहने दो, उनसे कभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उसके बजाय उन्होंने क्या किया, एक पीएफआई का एक मेंबर था दानिश, उसको अरेस्ट करके और उसकी झूठी जो उसकी एक स्टेटमेंट, जिसको पुलिस अपने उसकी स्टेटमेंट बोलते हैं, जो कि पुलिस की अपने अलग एक और स्क्रिप्ट है, उसके ऊपर उसने और दूसरे 2-3 मेंबर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया। तो ये पूरा जो पुलिस हमेशा कोशिश करती है पीएफआई को किसी ना किसी तरीके से फंसाने की। अब पुलिस को कुछ नहीं मिला है। आज अगर आप देखेंगे अगर ताहिर हुसैन कितने दिनों से जेल पुलिस कस्टडी में है, अगर उसने स्टेटमेंट देनी होती थी तो इसने पहले दिन ही दे देता था, दूसरे दिन दे देता था, तीसरे दिन दे देता था। उसने 6 महीने बाद पुलिस क्यों आ रही है स्टेटमेंट लेके सामने? सिर्फ ये इसलिए आ रही है कि पुलिस के पास इतने दिन तक ना ही पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत मिला है और जो स्टूडेंट और लीडर्स हैं उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। तो पुलिस इसको अब ताहिर हुसैन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है और उसकी स्टेटमेंट जो कि उसकी कस्टडी में है और पुलिस को मान लीजिए कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, तब भी पुलिस जानबूझ के एक मीडिया ट्रायल की तरह मीडिया में उसको कर रही है। और मीडिया जो कि बेवकूफ मीडिया है, एक गोदी मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया है, जिसको हिंदुस्तान के किसी भी असल इशू से कोई उसका सरोकार नहीं है, वो जानबूझ के स्टेटमेंट को चला रहे हैं,
जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी। क्योंकि सर हम लगातार देख रहे हैं ताहिर हुसैन, कभी खालिद सैफी, कभी पीएफआई, टारगेट तो लगातार चल ही रहा है। जो ताहिर हुसैन का अब स्टेटमेंट सामने आना, कई बड़े नामों को बचाने की कोशिश नहीं है दिल्ली पुलिस की, जो अब कहानी सामने आ रही नहीं है? नहीं, मैं बात हूँ, बड़े नाम तो छोड़िए, असल में पहले ताहिर हुसैन को फंसाया बेचारे को, ठीक है, उसके बाद पुलिस ने पूरी कोशिश की किसी और तरीके से और दूसरे लोगों को फंसाया, मगर पुलिस को किसी भी तरीके कोई कामयाबी नहीं मिली। अगर अगर रियली जैसे जो स्टेटमेंट अगर ताहिर हुसैन बोल रहे हैं, अगर वो स्टेटमेंट ताहिर हुसैन सही अगर स्टेटमेंट होती और ताहिर अगर हुसैन अगर पहले ही अपना ये एक कबूल करना चाहता था, तो अब तक 6 महीने तक आई को वेट किया, वो पहले ही जाके मजिस्ट्रेट के सामने 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता था ना। ये सिर्फ और सिर्फ ये पुलिस की ये एक चाल है। और मैं आपको बताऊं इस ऐसी स्टेटमेंट की वैल्यू क्यों नहीं है। हम लोग ताहिर हुसैन का नाम है बोल के बहुत ज्यादा हम लोग इसमें मीडिया में बहस कर रहे हैं, बहुत सारा गोदी मीडिया इसके बारे में बहस करता है। आपको शायद मालूम होगा, स्वामी असीमानंद जो कि एक मक्का मस्जिद ब्लास्ट का एक्यूज था, उसने खुद जाके मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया कि इसमें आरएसएस के लोग, मेरे लोग, सादी प्रज्ञा सिंह और पुरोहित का इन्वॉल्वमेंट था। उसने पुलिस के सामने स्टेटमेंट नहीं दी थी, उसने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट जाके दी, कबूल किया कि मेरा और साध्वी का और पुरोहित का पूरा पूरा हाथ था मक्का मस्जिद ब्लास्ट में। मगर आपको मालूम है मक्का मस्जिद ब्लास्ट का किसका क्या हुआ, पूरे एक्यूज जी। रिलीज हो गए। और इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने की थी। जब तक सरकार दूसरी थी, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन दूसरी थी, जैसे सरकार बदल गई इन्वेस्टिगेशन भी दूसरी है। तो अब ये जो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, चाहे वो एनआईए हो चाहे सीबीआई हो, ये अपनी पूरा एक ट्रस्ट खो चुके हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी खो चुके हैं। और दिल्ली पुलिस भी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इन लोगों के अगर इन लोग की सही से इन्वेस्टिगेशन किए होते, तो अगर आपको जैसा मालूम है, जो भी टेररिस्ट एक्यूज रहते हैं केसेस, वो सालों तक क्यों पेंडिंग रहते हैं? वो सालों तक सिर्फ इसलिए पेंडिंग रहते हैं कि पुलिस के पास, प्रोसिक्यूशन एजेंसी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं रहता कि उनको उनका गुल्ट को साबित कर सके। और अगर आप थोड़ी सी भी सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, दिल्ली के अंदर जितने भी टेररिस्ट केसेस सॉल्व हुए हैं या जिनको भी सजा हुई है, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ प्लीड गिल्टी हुए हैं, और किसी को मटेरियल के ऊपर अप्रिशिएट कर कर सजा नहीं दी गई है। ये एक सबूत है कि पुलिस किस तरीके से हर एक्यूज को टॉर्चर करती है और उसको उस मकाम पे लेके आ जाती है, उसे बोलने से वो अपने आप को कबूल कर ले कि मैंने गुनाह किया है बोल। तो शायद जी। बेचारे ताहिर हुसैन के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा, मगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और सिर्फ एक जो है, ये इस वक्त जो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा है, उससे ध्यान बटाने के लिए ये ताहिर हुसैन का क्लिपिंग चलाया जा रहा है। और मुझे कल को ये भी, मैं इसमें मुझे कुछ भी इसमें गलत वो भी नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, शक भी नहीं रहेगा। थोड़े दिनों के बाद अगर कोई बोल दे कि उमर खालिद ने भी कबूल कर लिया बोल के, उमर खालिद को हमने अरेस्ट किया और उसको टॉर्चर किया और उसने 2 महीने बाद कबूल कर लिया कि भाई मैंने ऐसी साजिश की थी बोल। तो ये सब सिर्फ पुलिस की स्क्रिप्ट है, हमें इसमें ध्यान देना नहीं चाहिए, इसको इग्नोर कर देना चाहिए। सर इसमें तो बात हुई ताहिर हुसैन, उमर खालिद की, क्योंकि जो सच्चाई है गोदी मीडिया वो बताना नहीं चाहता और ना ही उसके ऊपर बात करना चाहता है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के रिपोर्ट की तो कई वेबसाइट के जरिए ये पता लगा कि जो दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही थी वो एक तरफा कार्रवाई है, क्योंकि जिन जिन लोगों का नाम, अगर कोई मुस्लिम एक्यूज जा रहे हैं, जो विक्टिम जा रहे हैं, उनका नाम लिखवा रहे हैं, तो पुलिस वाले धमका करके उन्हें भेज देते हैं कि मुंह बंद करो वरना तुम्हें भी धाराएं ऐसी लगा करके जेल के अंदर डाल दूंगा। तो किस तरीके से देखते हैं जो दिल्ली दंगे में अभी तक कार्रवाई हुई है? भाई ये तो ओपन सच्चाई है। और ये अब का ये दिल्ली ये दंगों का फिनोमिना नहीं है। ये पिछले 20-30 सालों से पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, जहां पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। पुलिस के सामने एक मुसलमान को ये आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे हथौड़े से उसके सर पे मार रहे हैं, फिर भी पुलिस क्या कर रही है, अनजान आदमी बोल के एक एफआईआर रजिस्टर कर रही। तो ये तो हमारे नसीब है, ये मुसलमानों का नसीब है हिंदुस्तान में ऐसा, जो कि उनको ऐसी परेशानी, ऐसा दिन झेलना पड़ रहा है। और ये जब तक हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी अपने हुकूक के लिए, अपने इंसाफ के लिए जब तक कम्युनिटी खड़ी नहीं होगी, तब तक इसका यही हाल होगा और ऐसे ही इनको मारा जाएगा, कत्ल भी तुमको ही किया जाएगा और तुमको ही गुनहगार बनाया जाएगा।
क्योंकि सर दिल्ली दंगे में एक चीज और सामने जो आई, कई लोगों ने एफआईआर लिखवाने की कोशिश की कपिल मिश्रा के खिलाफ, अनुराग ठाकुर के खिलाफ। दिल्ली दंगे ने पूरी तरीके से, दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया कि इसमें इन लोगों का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था। तो किस तरीके से देखते हैं कि दिल्ली पुलिस सत्ता में बैठे हुए पक्ष को बैठाने के लिए बेगुनाह लोगों को इसका शिकार बना रही है? नहीं, ये तो इसमें कुछ बोलने का, मेरे को आंसर देने का ही नहीं है, क्योंकि खुद दिख रहा है ये मरे कितने लोग हैं, कौन पकड़े गए हैं, सबको हर एक आदमी समझ जाता है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको समझ गया है। दिल्ली पुलिस या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी एक लीपापोती करने के लिए आती है, और ये सारा खेल क्या होता है, एक पॉलिटिकल गेम है। और जो पॉलिटिकल गेम 2000 से चला आ रहा है, ये गुजरात में चला, यूपी में चला, दूसरी जगहों में चला, आसाम में चला, अब दिल्ली में चल रहा है। और ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि तुम्हारी अपनी अपनी पॉलिटिकल पहचान नहीं बनेगी। और आज अगर हम लोग जो इसमें जो भी जो मुसलमान या दलित लोग या दूसरे जो कमजोर तबके के लोग इस सरकार के हाथों ये जो जुल्म झेल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा अपना एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो कि हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ खड़ी होने वाली ताकतों को क्वेश्चन कर सके, उनसे सवाल पूछ सके। सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो लोग एक्यूज्ड हैं, जो लोगों को बताया गया, जैसे अकबरी केस मुझे याद आता है जिसे जिंदा जला दिया गया, उसमें गैर मुस्लिम लोगों की गिरफ्तारी होती है पर मीडिया में उनके नाम का जिक्र नहीं होता और ना ही उनकी तस्वीरें वायरल की जाती हैं। पर अगर मुस्लिम नाम होता है तो तब सबके सब इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे फसाद की जड़ दिल्ली दंगे में यही थे। तो जो मीडिया ट्रायल है जो देश के लिए काफी खतरनाक हो चुका है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कहावत है इंग्लिश में, इफ यू वांट टू किल ए डॉग स्टार्ट कॉलिंग हिम मैड। तो ऐसे ही मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए क्या करते हैं, उनको पहले एक्यूज बनाते हैं, उनको टेररिस्ट बताया जाता है और उनको टारगेट किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया ट्रायल नहीं है, ये एक सिस्टम बन चुका है। मैं अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम शुरू हुआ है 2000 गुजरात से शुरू हुआ है और ये अब 2020 तक दिल्ली तक पहुंच चुका है। और अगर अभी भी अगर हम लोग अपने इंसाफ के लिए खड़े नहीं होंगे तो ऐसा वक्त आएगा जब मुसलमान लोग हिंदुस्तान में हिस्ट्री बनकर रह जाएंगे और इस्लाम हिंदुस्तान से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मगर मुझे आज भी उम्मीद है जो हिंदुस्तान की जो सेकुलर वैल्यूज हैं, जिसने इस मुल्क को पिछले कई हजारों सालों से बनाया है, वो सेकुलर ताकतें, वो वैल्यूज और जो सेकुलर लोग, इवन हमारे सिस्टम में जो सेकुलर जो लोग हैं जो कि अभी भी गवर्नमेंट से डरते नहीं है और गवर्नमेंट की चापलूसी नहीं करते हैं और उनका जो पॉलिटिकल काम करने के लिए नहीं मानते हैं, तो वो लोग इस वक्त को बदलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं अच्छा वक्त आएगा जब हर एक जो भी गुनहगार हो उसको सिर्फ इसलिए सजा मिलेगी, उसे गुनाह उसने किया है, उसको सिर्फ इसलिए सजा नहीं मिलेगी कि ये हिंदू है या मुसलमान है, वो किसी तंजीम से जुड़ा है या किसी इदारे से जुड़ा है। ये उस उम्मीद की, ये वक्त की मैं उम्मीद करता हूं। और मगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आज का जो हालात है इसको अगर इसका हमें मुकाबला करना है तो हमें अपने इंसाफ के लिए खड़ना होगा। जब तक हम इंसाफ के लिए पूरी कम्युनिटी और कम्युनिटी के साथ जो दूसरे मजलूम लोग नहीं खड़ेंगे, तब तक ना हम लोगों को हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा आज के हालात। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।